दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए, अनुसूचियों से हमारे पास बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसके अंदर लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम मानते हैं कि आपको हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे इसके अंदर, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। तो अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी। तो देखिए, बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, सबसे पहली जो अनुसूची है उसके अंदर जो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का वर्णन है। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की देश के अंदर कौन से राज्य रहेंगे, कौन से संघ शासित प्रदेश रहेंगे, ये सभी हमारी पहली अनुसूची के अंदर वर्णित है। दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में जो है संचित निधि पर भारित वेतन। देखिए, संचित निधि के जो आपके मतलब संचित निधि से दिया जाएगा, इसको आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं ऐसा समझिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, राजशाही हैं, वो क्या करते हैं कि उनको वेतन कहाँ से मिलेगा ये निर्णय करता है। तो देखिए, केंद्र की संचित निधि से किस किस को वेतन मिलेगा हमने अलग अलग किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। देखिए, केंद्र जो देगा वो देगा राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, राज्यसभा में किसको, सभापति उपसभापति को, लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और सीएजी यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्र सरकार इनमें से अपनी संचित निधि से किसका भरण पोषण नहीं करेगी, यानी कि किसको वेतन नहीं देगी। तो आपको कम से कम ये 5 नाम तो याद होने चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति को देगी, राज्यसभा को देगी, राज्यसभा के अंदर सभापति उपसभापति को देगी, लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देगी, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और कंट्रोल जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया को देगी। अब राज्य की बात करें तो राज्य देगा राज्यपाल को, विधान परिषद के अंदर सभापति और उपसभापति को, और विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है राज्य ब्यूरोक्रेट्स को, इतने ब्यूरोक्रेट्स को राज्य जो है संचित निधि से, अपनी संचित निधि से वेतन बांटेगा। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरी है कि भाई तीसरी अनुसूची में क्या है। देखिए, अब पहले हमने राज्य बनाया, उसके बाद उनमें ब्यूरोक्रेट्स को रखा, उनको वेतन दे दिया। अब बात आती है उनकी ज्वाइनिंग की, यानी कि शपथ की। तो तीसरी अनुसूची में हमने शपथ को रखा है, शपथ को रखा गया कि शपथ का प्रारूप क्या होगा। अब देखिए, केंद्र की तरफ से किस किस को शपथ दिलाई जाएगी और राज्य की तरफ से। तो देखिए, केंद्र की तरफ से एमपी का जो उम्मीदवार है, और एमपी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको जो है केंद्र सरकार की तरफ से शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री को केंद्र सरकार की तरफ से शपथ दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और कैग और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की समान शपथ लेता है। मतलब कि कैग कंट्रोल एडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एक समान शपथ मिलती है। दूसरा है राज्य के अंतर्गत किस किस को शपथ मिलेगी। तो देखिए, राज्य स्टेट जो दिलाता है वो दिलाता है आपका एमएलए एमएलसी को, मंत्री को, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है राज्य की तरफ से शपथ मिलेंगी। तो ध्यान रखना है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप। अब देखिए, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि शपथ से रिलेटेड है हमारे। देखिए, एक तो आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। आर्टिकल 59 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की जो है शपथ का वर्णन है। तो हम सिर्फ शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति शपथ लेगा अकॉर्डिंग टू 60। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की शपथ लेगा 59 में, 59 देखिए 59 में लेगा। और उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, जैसे कि उपराष्ट्रपति के बाद आता है राज्यपाल, ये लेगा 159 में। ध्यान रखना, 60, 69 और 159, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है। देखिए, इनके लिए कोई शपथ नहीं होती है। राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, इनके लिए कोई शपथ नहीं होती है। ना ही लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए कोई शपथ होती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किन के लिए शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के लिए कोई भी शपथ का प्रावधान नहीं है। उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। वे सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, आप जनरल को कितनी दोगे, SC ST को कितनी दोगे, किस स्टेट में कितनी रखनी है, कितनी जनता के लिए कितनी सीटें रखनी है, कितनी जनता के ऊपर कितनी सीटें बनेंगी, ये सभी निर्णय जो लिए गए हैं
वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों से लिए गए हैं। उसके बाद है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, तो देखिए पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, कि जो जहाँ पर हमारी अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ के क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रशासन जो है नियंत्रण करेगा, किस प्रकार से प्रशासन जो है प्रावधान लाएगा, ये सभी हमारे पांचवी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। क्योंकि देखिए जिस समय पे हमारा इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, उस समय पे हमारे यहाँ पर जो है पिछड़ी जातियाँ, पिछड़े वर्ग बहुत थे, और उनके उत्थान के लिए ही संविधान में ये सभी जो है संशोधन लाए गए थे। उसके बाद है छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची क्या है कि देखिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। तो अनुसूचित वे जनजातियों के क्षेत्रों से प्रशासन एवं नियंत्रण से प्रावधान समाधान। अब वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इनके संबंधित जो इनमें प्रशासन होगा, इनमें जो संबंधित प्रावधान होंगे वो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत है। उसके बाद है सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची क्या है कि देखिए सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा है। कि देखिए केंद्र कितने विषय पर काम करेगा, राज्य किस विषय पर काम करेगा, और ऐसे विषय भी जिन पर कि केंद्र राज्य दोनों कार्य करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट। एक तो हमारा कि पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं। तो देखिए जब संघ सूची बनी थी, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जो हमारी संघ सूची बनी थी, उसमें आरंभ में 97 विषय थे, 97 विषय थे, और वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, 97 विषय थे और वर्तमान में अब कितने, 100 हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे और फिलहाल में 61 विषय हैं, मतलब घट गए। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। और संवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हैं। पहले 47 थे और अब 52 हैं। राज्य सूची के अंतर्गत विषयों का बंटवारा। तो देखिए पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अब 100 हैं। उस सब राज्य सूची में उस समय पे 66 विषय थे, अब 61 हैं। और संवर्ती सूची में जो है हमारे पहले 47 विषय थे, अब 52 हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 5 विषय हैं वो राज्य सूची से हटा करके और संवर्ती सूची में ला दिए गए थे। अब राज्य सूची से देखिए पहले राज्य सूची में जो हमारे 66 थे, 61 हो गया, मतलब उनमें से 5 खींचे गए थे, और वो 5 ला करके संवर्ती सूची जहाँ पर हमारे 47 थे उसको 52 कर दिया गया। और वो कौन कौन से विषय थे, कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किन विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में किया गया था। तो देखिए पहला था वन, दूसरा था वन्य जीव, तीसरा था नाप तोल की इकाइयाँ, चौथा था न्यायिक प्रशासन एवं शिक्षा, न्यायिक प्रशासन एवं शिक्षा। तो ये हो गए 5 जो हमारे पॉइंट्स थे जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखे गए थे। अब देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संवैधानिक भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। देखिए जो भाषाएं मूल रूप से पहले 14 थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन होते गए और हम भाषाओं को बढ़ाते गए। देखिए 14 भाषाएं थी। जो 15वीं भाषा जोड़ी थी वो जोड़ी थी हमारी सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जुड़ी गई थी। 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद आया 16वीं भाषा जो थी वो थी कोंकणी। 16वीं भाषा जो थी वो थी कोंकणी, जिसको कि जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब देखिए 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, 16वीं में कोंकणी, 17वीं में मणिपुरी और 18वीं भाषा जोड़ी जाती है नेपाली। ये सभी हमारी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती हैं। उसके बाद है 19वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी बोडो। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली की 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003। तो देखिए भाषा जोड़ने से संबंधित हमारे सिर्फ 3 प्रावधान हुए। 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिर्फ अकेली सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी जाती हैं। और
92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपकी 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली जोड़ी जाती हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, लेकिन इंग्लिश 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि आपको 4 भाषाएं दी गई थी कि इनमें से कौन सी भाषा जो है हमारे संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। उस समय पे इंग्लिश था। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि भाई इंग्लिश हमारे देश में ज़्यादा बोली जाने लगी है, अब इंग्लिश बोलचाल की भाषा कॉमन रूप से हो गई है, तो इंग्लिश होगी, लेकिन इंग्लिश उसका गलत आंसर था। तो 8वीं अनुसूची में इंग्लिश भाषा हमारी जोड़ी नहीं गई है। अब इम्पोर्टेंट जो बनता है वो बनता है 9वीं अनुसूची। सबसे पहले 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो हमारा संविधान संशोधन जो हुआ था वो 9वीं अनुसूची लाई गई थी 1951 के अंतर्गत। अब देखिए, इसमें क्या था? किसमें था कि अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण देना, अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण देना। दूसरा, जिन अधिनियमों में 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ गवर्नमेंट ने अपनी पावर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे विषय बनाए कि एक ऐसी अनुसूची बनाई कि जिसमें हम जिस विषय को रख दें, जिस सब्जेक्ट को रख दें, उस पर आपका कोर्ट कोई कार्य करेगा ही नहीं, कोर्ट उससे अलग कार्य कोई करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसको बनाया इसलिए गया था कि जिससे कि गवर्नमेंट अपनी पावर का जो है पूरी तरीके से यूज़ किया जा सके। देखिए, यह अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत पारित हो गई थी। अब देखिए, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधार को लागू करने के लिए इस अनुसूची में संविधान को जोड़ा गया था। देखिए, सबसे ज़्यादा उस समय पे जमींदारी व्यवस्था थी, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड थे लेकिन किसी के पास बहुत कम थे। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए कि सभी के पास इक्विटी आ जाए, तो इसलिए उन्होंने इस संविधान को लाया था। अब देखिए, जब जमींदारों से जमींदारी लुटने लगी तो वो कोर्ट में पहुंचने लगे, और कोर्ट में इस चीज़ को ना कर पाए, कोर्ट इस चीज़ पे कोई भी एक्शन ना ले पाए, इसके लिए उन्होंने जो है आपका पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखना, देखिए, मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर के 282 हो गई। जब बनाई गई थी तब 13 ही विषय थे, 13 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में 282 हो गई है। देखिए, एक था इसमें कोहिलोबाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जो अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 1973 यानी कि 1973 से आपको याद आ गया होगा केशवानंद भारती मामला। तो इसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत जो विषय 1973 के बाद जोड़े गए उनका पुनरावलोकन किया जा सकता है, उससे पहले का नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तारीख को केशवानंद भारती वाद पर अपना निर्णय आया था तथा संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा दी गई थी। यह माना गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है, इसे कम नहीं किया जा सकता। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्नमेंट के तहत काम किया जाएगा, उसका आप जो है कम नहीं कर सकते हो। उसके बाद 10वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? 10वीं अनुसूची कहती है कि दल बदल विरोधी प्रावधान। अब दल बदल से हमारा मतलब है, ये आई थी आपकी 1984 के अंतर्गत। होता क्या है एक्चुअलिटी में कि जीतने के बाद बहुत से लोग पार्टियां बदल देते थे, सरकार गिर जाती थी, जैसे कि 1979 में चरण सिंह जी की सरकार में होता, मोरारजी देसाई जी की सरकार में। बहुत सी सरकारें ऐसी थी कि जो सिर्फ कुछ रिश्वतखोर एमएलए एमपीज की वजह से बदल गई थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया था। अब प्रावधान क्या क्या थे? देखिए, दल बदल विरोधी प्रावधानों को कहते हैं। इसका क्या प्रावधान है कि कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल बदल नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी सांसद जब एक किसी पार्टी से सांसद बन गया तो वो अपना क्या करेगा, वो अपना सीट पार्टी चेंज नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, करता है तो उसकी संसद की समाप्तता ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, किसी को छोड़ना है, तो आपको इलेक्शन से पहले ही करना होगा। लेकिन किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, इसे दल का विलय माना जाएगा। लेकिन उसमें देखिए थोड़ी सी छूट ये भी दी गई थी कि अगर चाहें तो उसके 2/3 सदस्य यानी कि 30 में से 20
30 में से अगर 20 सदस्य चाहें अगर एक साथ जाना चाहते हैं तब इसका विलय माना जाएगा, उस समय पर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी देता है इन पॉइंट्स को कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ध्यान रखना। तीसरा है कि निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, कि जो सदस्य निर्दलीय था सांसद बनने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, उसको पहले ही निर्णय लेना होगा। निर्दलीय दल किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, अपना समर्थन दे सकता है, बाकायदा उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। भाई मैं इसको जो अपना समर्थन दे रहा हूँ, आप उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते बस। उसके बाद है मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। देखिए जो मनोनीत सदस्य हैं जिनको कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 से 14 हैं ये तकरीबन, जब ये मनोनीत मतलब कि इनको जब सांसद बना दिया गया तो ये चाहें तो अपनी सदस्यता को क्या कर सकते हैं, ये 6 माह के अंतर्गत ले सकते हैं। मतलब किसी देश की अगर किसकी पार्टी की सदस्यता लेनी 6 माह के अंदर लीजिए, उसके बाद नहीं ले सकते। यदि कोई सांसद व्हिप यानी सचेतक का उल्लंघन करता है तो राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता है, इसे भी दल बदल माना जाएगा। अगर कोई सांसद ऐसा कार्य करता है और जिस पार्टी के लिए उसने किया है, जिस राजनीतिक पार्टी के लिए किया है, अगर वो उसे 15 दिन के अंदर क्षमा नहीं करता है, मतलब कि एक बाकायदा रिटर्न दे करके उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो इसको भी दल बदल माना जाएगा। देखिए दल बदल के मामले में जो निर्णय लेता है वो सदन का अध्यक्ष यानी कि सभापति लेता है, लेकिन उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बार इसे क्वेश्चन माना जाता है कि दल बदल का निर्णय कौन लेता है, कि भाई एक्चुअलिटी में दल बदल हुआ नहीं हुआ। ये निर्णय लेता है आपका सदन का अध्यक्ष, और उसके न्यायालय को जो है चुनौती भी दी जा सकती है, अगर लगता है कोई गलत किया है तो चुनौती दी जा सकती है। यह अधिनियम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अब 91 जो 91वां संविधान संशोधन था इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था और 91 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। अब है हमारी 11वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं अनुसूची क्या थी कि इसमें पंचायती राज सदस्यताओं को विषय दिए गए थे। देखिए जब हमारा बना था संविधान उस समय पंचायती राज व्यवस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में जो है देश को ये सामने आन पड़ा कि भाई अगर देश का उत्थान करना है, देश के सामने चुनौती आन पड़ी कि अगर आपको देश को उत्थान करना है तो उसके उत्थान का रास्ता जो है गाँव से होकर के जाता है, आपको गाँव को सशक्त बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने गाँव में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया, पंचायती राज संस्थाओं को निर्माण। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। 29 में से राजस्थान में अब तक 29 में से 22 पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। अब 29 विषय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत टोटल कितने आपके विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 विषय हैं। अब 29 में से राजस्थान में अब तक 22 विषय लागू किए जा चुके हैं, और किसी भी स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा विषय किसके अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत। तो 22 विषय इसमें लागू किए जा सके हैं, और यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। उसके बाद है 12वीं अनुसूची जो है ये भी 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, शहरी निकायों से संबंधित विषय हैं, और इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय हैं? कुल 18 विषय हैं, ध्यान रखना। पंचायती राज में 29 विषय हैं, और नगर पालिकाओं में यानी कि नगर निकायों में, शहरी निकायों में कितने 18 विषय हैं, और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो देखिए ये हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास नोट्स हैं जो संविधान के भाग के हैं। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो आपका धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक्स की वीडियो लाते रहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।